नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा से स्पेस टेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का होगा परीक्षण। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर फिर से विवाद। बीजेपी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में है राजकीय शोक, लेकिन नया साल मनाने राहुल गांधी चले गए विदेश। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नया दांव। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 वेतन का ऐलान। 17 महीने से वेतन न मिलने से दुखी इमामों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली में वोटर लिस्ट और रोहिंग्याओं पर भी सियासत। बीजेपी ने संजय सिंह की पत्नी के हलफनामा जारी कर किया पलटवार। हरदीप पुरी ने कहा केजरीवाल के विधायक ने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाकर उनको दिया मुफ्त बिजली, पानी, राशन। मेलबर्न में भी पस्त हुई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट में दी 184 रनों से मात। हार के बाद मुश्किल हुई भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की राह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। पहले चरण का प्रदर्शन सामान्य रहा। इस मिशन के सफल होने से भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला देश बन गया है। तो ये जो मिशन है ये इसरो का एक कम लागत वाला तकनीकी मिशन है। इसका उद्देश्य PSLV रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में 2 छोटे यानों के डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसरो के अनुसार ये तकनीक भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे चांद पर इंसानी मिशन, चंद्रमा से नमूने लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए बेहद अहम है। इस प्रयोग से भविष्य में इसरो ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जा रहे हिस्से को वापस कक्षा में लाने की तकनीक भी विकसित कर लेगा। साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। स्पेडेक्स मिशन में 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाया जाएगा और आज जो रॉकेट छोड़ा गया है उससे 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट वहां पर छोड़े गए हैं, कक्षा में स्थापित किए गए हैं। और अगले कुछ दिनों में जैसा कि इसरो की ओर से बताया गया है कि 7 जनवरी के आसपास इनकी डॉकिंग और अनडॉकिंग का जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट है वो किया जाएगा। और इस सब के बीच इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने PSLV C60 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की और पूरी टीम को बधाई दी। Announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. So congratulations to the entire team of the PSLV project who put the satellite in the right orbit. Also the SpaceX team who worked very innovative, novel, cost-effective docking demonstration mission using 2 small satellite bus architecture. So congratulations to them as well. And also 2 very important parts of this mission is the POEM-4, where we have 24 payloads hosted, which are from the startups, industries, academic institutions, research laboratories, and also from ISRO centers. All the R&D payloads are there waiting for testing in the coming days, in fact in months. So congratulations to them for successful accomplishment of all the mission objectives through the POEM. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स और इनोवेटिव पेलोड के साथ PSLV C60 का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो के सफल प्रक्षेपण के बाद केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, अंतरिक्ष विभाग से जुड़ने का सौभाग्य मुझे ऐसे समय में मिला है जब टीम इसरो एक के बाद एक वैश्विक चमत्कारों से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रही है।
भारत अपने स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम के माध्यम से अंतरिक्ष डॉकिंग की चाहत रखने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का मंत्र विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, जो गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आसमान से परे यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। फ्री की घोषणाओं के लिए अरविंद केजरीवाल मशहूर हैं, लेकिन यही फ्री की घोषणाएं अब उन्हें महंगी पड़ती दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली में मस्जिद के इमामों को सैलरी देने का वादा केजरीवाल 17 महीने से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इमामों ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन के बीच में केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी सैलरी की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर भाजपा ने आप पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। चुनाव से पहले एक और ऐलान, केजरीवाल का कैसा प्लान? इमामों के वेतन पर घमासान, पुजारियों को पैसे का ऐलान। दिल्ली में चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं। एक ओर वो इमामों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए वेतन की घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी फिर से दिल्ली की सत्ता में आती है तो वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेगी। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। इस पर बीजेपी का कहना है कि ये केजरीवाल की एक और हवाई घोषणा है। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को तनख्वाह मिले, इस मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। कई साधु संत मंदिर के पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, लेकिन आज जब चुनाव सर पर है तो अरविंद केजरीवाल को राम याद आ रहे हैं, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथी याद आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल महाठग हैं और वो 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को ठगने के लिए कोई नई योजना की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं, उन्हें इसका पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वायदों की झड़ी लगा दी गई है। पार्टी का कहना है कि पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। अब तो मौलवियों की भी सैलरी 18 महीने से 17 महीने से नहीं दी है। इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए हैं, केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। पंजाब की जगह दिल्ली में आपने नहीं दी, इतने दिन क्यों नहीं दी? हर चीज इनको चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है? दरअसल भाजपा का ये आरोप यूं ही नहीं है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड के इमाम लगातार तनख्वाह न मिलने का आरोप लगाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी इन लोगों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का कहना है कि उन्हें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसके लिए वे सीएम समेत सभी बड़े अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इन लोगों ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि इमामों की तनख्वाह जल्द नहीं दी गई तो वे धरने पर बैठेंगे और जब तक वेतन नहीं मिलेगा वहां से नहीं हटेंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। यही नहीं, पंजाब के चयनित शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। ये वे शिक्षक हैं जिनका चयन तो हो गया है, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। कुल मिलाकर चुनाव से पहले केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने पुराने वादे भी पूरे नहीं कर पा रही है। धीरज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के मुद्दे पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल
पर पलटवार किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को बसाने के मुद्दे पर पुरी पर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। अब पुरी ने कहा है कि झूठ की धूप से तो बर्फ भी नहीं पिघलती, सच तो फिर भी चट्टान की तरह होता है। एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वो सच में तो बदलेगा नहीं, हाँ, आपके झूठे होने का बार बार प्रमाण जरूर देगा। सच्चाई यह है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी EWS फ्लैट नहीं दिया गया है। केजरीवाल जी के विधायक ने उन्हें दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली दी। साथ ही हर एक को 10,000 रुपये देकर उनका वोटर कार्ड बनवाया है। तो ये हरदीप सिंह पुरी की ओर से कहा गया है। उन्होंने केजरीवाल पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हर एक को 10,000 रुपये देकर उनका वोटर कार्ड बनाया गया है रोहिंग्याओं का, और उन्होंने लिखा कि रोहिंग्या किस पार्टी के वोटर हो सकते हैं ये पूरे देश को पता है। उन्होंने लिखा, इनकी तो फितरत ऐसी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, ये हरदीप सिंह पुरी की ओर से कहा गया। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मतदाताओं को जोड़ने घटाने के नाम पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोटरों के नाम कटवाने का आरोप लगाया है, तो आप बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह की पत्नी का वोट कटने का मामला आपको उल्टा पड़ गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में लगा है, जो 6 जनवरी को अंतिम सूची जारी करेगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट का मसला, आखिर कौन कर रहा घपला? वोटर लिस्ट पर छिड़ी रार, बीजेपी और आप में आर पार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। केजरीवाल की घोषणाओं के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा बना है वोटर लिस्ट का। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी की ओर से लगातार वोट कटवाने के एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। उन्हें हार का डर सता रहा है, जिसके कारण वह झूठ बोलने लगे हैं और गलत तथ्यों को सामने ला रहे हैं। टोटल वोट 4 दिन में जो बढ़ने की एप्लीकेशन आई है, मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्टोरल रोल फ्रीज होने के बाद 1,83,323। अरविंद केजरीवाल किससे खेलना चाहते हो? तो हम कह रहे हैं सब चीजों की जांच होनी चाहिए। हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है, तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा। इस केवल सरोजनी नगर मंडल से ही सबसे ज्यादा वोट कटे, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतती आई। तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल से कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा में 2020 में कुल 1,46,000 वोटर्स थे और आज 1,06,000 वोटर्स बचे हुए हैं, जिनमें से 22,000 वोटर्स नए जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 5 सालों में 61,000 वोटर्स कम हो गए हैं। हर महीने 1,000 वोटर्स कम हो रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कभी प्रेस वार्ता नहीं की। इस बीच दिल्ली में वोटरों के नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक शपथ पत्र साझा किया है। इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है, उसका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि अगर अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं, तो यह कानूनन अपराध है। हालांकि इस मामले में संजय सिंह कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। अभी एक एफिडेविट भी दिखाया गया है अमित मालवीय के द्वारा कि किस प्रकार से संजय सिंह जी की धर्मपत्नी भाभी अनीता जी का वोट दिल्ली में कभी था ही नहीं, वो तो कहीं और उनका वोट था। अनीता सिंह जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर में बोल दे रहा हूं, 220 29 35
देखो इनका वोट कहां बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस मामले में सही फैसला चुनाव आयोग को करना है और उसका कहना है कि मतदाता सूची 29 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस पर 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिले सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब 1 जनवरी तक जो एप्लीकेशन आएंगी उनका निपटारा कर फाइनल लिस्ट 6 जनवरी तक जारी की जाएगी। नई दिल्ली से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को अरविंद केजरीवाल द्वारा काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहे जाने पर पत्र लिखा है। उन्होंने इसे संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की अवहेलना भी बताया है। उन्होंने लिखा है कि आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाऊ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूँ। ये न केवल आपका अपमान था बल्कि भारत की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा भी अपमान था। अस्थायी अथवा काम चलाऊ मुख्यमंत्री की जो सार्वजनिक व्याख्या केजरीवाल ने की उसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की निंदनीय अवहेलना भी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह का अपमान किया है। मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कर्नाटक में एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद से कांग्रेस की सरकार मुश्किल में घिर गई है। विवादों के केंद्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हैं। प्रियांक के एक करीबी सहयोगी पर ठेकेदार को टेंडर देने के बदले बड़ी रकम देने के लिए दबाव डालकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। मामले को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की है। Because of pressurizing by the one very close to Priyanka Kharge, he is a minister. Because of his pressure, one contractor Chetan, he committed suicide. And even in his death note, he clearly stated, because of closeness of Priyanka Kharge, this so-and-so person has insisted for the asking for the some amount, and even 5 lakhs amount has been sent to the account of the wife of that person. That it shows that prima facie there is a corruption allegation is there, and because of pressure of that person, Chetan contractor suffered like anything. So here the responsibility on the Priyanka Kharge, his close aide. It is not denied by this fact is not denied by the Priyanka Kharge. He admitted that fact. The Priyanka Kharge has to resign up till that time. If his role is not there, then he can continue as a minister. So I insist he has to resign. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अवसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका मकसद 2024-2025 के दौरान इंटर्नशिप के
1,25,000 अवसर प्रदान करना है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि करीब 4,87,000 लोगों ने अपनी KYC प्रक्रिया पूरी की है और पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराया है। योजना के तहत इंटर्न करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक बार 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस साल की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों और हितधारकों की टिप्पणी के बाद होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मंत्रालय ने कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए सलाह जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक इस पहल के कारण 2023-2024 में समय पर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में 14% की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली में 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। इनकी कुल लागत 2,867 करोड़ रुपए है। ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया गया। पहला कॉन्ट्रैक्ट 1,990 करोड़ रुपए का है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ साइन किया गया। इसके तहत DRDO के विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP प्लग का निर्माण और इसे पारंपरिक पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। AIP तकनीक DRDO में स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही है। ये पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने और संचालन करने में सक्षम बनाएगी। वहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 877 करोड़ रुपए का है, जिसे नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ साइन किया गया, जिसके तहत DRDO के विकसित इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो को कलवरी क्लास पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। इस परियोजना में भारतीय नौसेना, DRDO और नेवल ग्रुप फ्रांस के बीच सहयोग होगा। ये पनडुब्बियों की फायर पावर को अत्यधिक बढ़ाएगा, जिससे भारत की समुद्री रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट से भारतीय नौसेना की रणनीतिक और संचालन क्षमता को नया आयाम मिलेगा। बीते लंबे समय से यूपी का संभल सुर्खियों में बना हुआ है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा की जांच चल रही है, तो संभल में कई मंदिरों सहित ऐतिहासिक स्थलों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसको लेकर सर्वे का काम भी चल रहा है। इस बीच जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का काम तेजी से जारी है। तो आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। संभल हिंसा को लेकर सियासत जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। जांच चल रही है, इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस बीच संभल में हो रही खुदाई में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कई स्थल धीमे धीमे सामने आ रहे हैं। जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के खेतापुर गांव में एक नई सुरंग मिलने की खबर से क्षेत्र में उत्सुकता और रहस्य का माहौल है। ग्रामीणों का दावा है कि ये सुरंग ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल से जुड़ी है। दावा है कि इस सुरंग का संबंध संभल और दिल्ली तक फैला हो सकता है। इस दावे की पुष्टि के लिए प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया और जल्द ही खुदाई शुरू करने की संभावना है। यह सुरंग जो बहुत पुरानी है, प्राचीन, क्यों सिद्धमढ़ी है ये जी, तो इसलिए गुरु हमें बताते हैं कि यहाँ से लेकर हाजी मंदिर तक गई है, मतलब शिव मंदिर इसको बोलते हैं। चौड़ा की गद्दी है ये। अच्छा। गुरखेड़ा मढ़ी, ये तो 750 साल पुरानी बताते हैं, 700-800 साल पुरानी गद्दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। इस पर संभल के ASP श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा, जिससे यहां रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सकेगी। 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 91 लोग अभी भी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस प्रयासरत है। जनपद के SP के मुताबिक घटना में प्रयुक्त हुए असलहे, अवैध गोलाबारी और मौके पर फॉरेंसिक टीम को मिले कारतूसों की जांच पड़ताल कराई जाएगी। चौकी सत्यापन का कार्य, निर्माण कार्य प्रगति है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी
जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। पिछले कुछ समय से संभल सुर्खियों में है। पहले जहां शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण ये चर्चा में आया, तो बाद में यहां के सांसद द्वारा बिजली चोरी मुहिम में पकड़े जाने और खुदाई में कई पौराणिक महत्व के कई स्थल धीमे धीमे सामने आने से इसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया है, जिसके चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। बढ़ती घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की गई है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त क्षेत्र बनाने की मांग तेज हो रही है। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधियों से उनकी स्थिति और चिंताओं पर बातचीत की। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आज बात करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो दिल्ली में जो बंगाली हिंदूज हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बांग्लादेश में किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? माइनॉरिटी कंडीशन सीरियस है, खूब ही अच्छा खराब है। वी कैन नॉट स्पीक फॉर आवर पीपल, बात नहीं कर सकता अंदर में। That's why we come here. बांग्लादेश में जो होता है ऐसा हिंदू को रिलीजियन एंड हिंदू को कम्युनिटी है, इसलिए फेयर जजमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होते हैं। रिलीजन प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है रिलीजन प्रॉब्लम तो है, इसके साथ साथ एक ये है कि एक मानसिक उनको ज़्यादा प्रेशर दिया था कि आप लोग देश छोड़ के निकल आए, क्योंकि देश वो कह रहे हैं कि वो अब मुस्लिम देश है, अब वो हिंदू, अब वो सेकुलरिज्म नहीं है। All the time they used to say that you are Malaus, go back to India. This is not your country, go to India. That's what they always used to say. सेकुलरिज्म हमारे देश के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो नहीं माना जाता, तो वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप भारत में आए क्योंकि वहीं पे आपके लिए जगह है। खैर पर्सन मोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बढ़ते विरोध को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने एक समिति गठित की है। सोमवार को टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता से मुलाकात की। 2 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी और महाराष्ट्र के पूर्व DGP प्रवीण दीक्षित शामिल हैं। NCW फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सदस्य ममता कुमारी ने कहा कि कारणों की जांच करके रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। साथ ही कहा कि मामले की अच्छे से जांच होगी ताकि न्याय हो सके। आयोग से टीम बना करके हम लोग आए हैं और आ करके हम लोगों ने 4 आदमी की कमेटी बना करके हम लोगों ने सारा रिपोर्ट लिया और रिपोर्ट लेने के बाद गवर्नर साहब को भी हमने अपना जो फंडिंग आया वो दिया है और यहाँ के बाद मैं आयोग में जा करके सारा रिपोर्ट दूंगी। वो रिपोर्ट आप लोगों को मिलेगा और मुझे विश्वास है कि ये न्याय आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा होगा। यूनिवर्सिटी की तो गलती है, पुलिस की गलती है, व्यवस्था की गलती है, तो सारे चीजों को रिपोर्ट हम लोग ले जाके जमा करेंगे, उसका रिपोर्ट बनाएंगे, फिर आयोग को देंगे, आयोग के द्वारा भारत सरकार को देंगे और आयोग को देंगे, इसमें जाएगा। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी अन्ना द्रमुक ने सोमवार को आंदोलन करने का फैसला लिया, मगर पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके चलते पार्टी के कई सदस्यों ने पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। साथ ही दावा किया कि यौन उत्पीड़न मामले में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है।
बता दें कि पुलिस पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा इस मामले को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन जारी रहा। इस घटना को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री स्टालिन के इस्तीफे की मांग की। स्टालिन सरकार हमेशा से ये करती आई है। पहले भी जब ये मुद्दा आया अन्ना कॉलेज का, अन्ना विश्वविद्यालय का, जहां कार्यकर्ताओं को इस बात पे घेर लिया कि एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आज जब हम यहाँ तमिलनाडु भवन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं तो हमें भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी क्रम में राज्यपाल ने सभी राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। मैं बिहार की धरोहर और गौरवशाली परंपरा के अनुरूप दायित्व निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है, तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। डेलॉयट इंडिया के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लौटेगी और चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 से 6.8% की दर से बढ़ेगी, जबकि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर कुछ अधिक यानी 6.7 से 7.3% के बीच रहेगी। डेलॉयट के मुताबिक सरकार द्वारा लगातार बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटलीकरण पर ध्यान देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के उपायों से कुल दक्षता में सुधार होगा, जिससे वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के अपने वृद्धि दर के अनुमान को 6.6% बताया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। उसके पहले प्रशासन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। उसी कड़ी में VIP घाट पर 11वीं NDRF वाराणसी की टीम ने 100 से अधिक नाविकों को जल आपदा बचाव का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में नाविकों को पानी में डूबने से खुद कैसे बचें और दूसरों को कैसे बचाएं और आने वाले श्रद्धालुओं का कैसे ध्यान रखें, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें CPR देने और दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इम्प्रोवाइज मेथड से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, फर्स्ट एड देने के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाले स्थानीय नाविकों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। NDRF के उप महानिरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि तीर्थराज प्रयाग में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए नाविकों को प्रशिक्षण दिया गया है। हमारा उद्देश्य ये था कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके, ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से NDRF, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। महाकुंभ को लेकर चल रही युद्ध स्तरीय तैयारियों के बीच यहां स्थापित केंद्रीय अस्पताल में एक बच्ची का जन्म हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय देखरेख में हैं। महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल में OPD, सामान्य वार्ड, प्रसव केंद्र, ऑपरेशन थिएटर और ICU की व्यवस्था की गई है। लोगों को इलाज भी मिलना शुरू हो गया है। सोमवार को गर्भवती शिव कुमारी ने चिकित्सकों की देखरेख में एक बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल में किलकारियां गूंजने से चिकित्सक भी उत्साहित हैं। परिजनों की संयुक्त सहमति के आधार पर इस बच्ची का नाम गंगा रखा गया है।
सर्दी का सितम अब समूचे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन खास प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी राज्यों में बारिश, कोहरा और शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी का सितम जारी रहेगा और मौसम की मार से राहत नहीं मिलेगी। इन दिनों पूरा उत्तर भारत तेज शीतलहर की चपेट में है। उत्तरी राज्यों के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हर ओर बर्फ की चादर पसरी नजर आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में सोमवार को धूप भी खिली, जिससे यहाँ का नजारा काफी दिलकश हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में ताजा बर्फबारी के बाद सोमवार को मौसम साफ हो गया है, जिससे यहाँ का नजारा देखते ही बन रहा है। बच्चे बर्फ का आनंद लेते नजर आए। वहीं श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर जारी है। डल झील की सतह जमी हुई दिख रही है। यहाँ का तापमान गिरकर 0.2 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं देश के रक्षक भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच ऊंचाई पर पुंछ में अपनी ड्यूटी पर डटे हुए लगातार गश्त करते नजर आए। कश्मीर में चिल्लई कला 21 दिसंबर से शुरू हो गया है और 29 जनवरी को समाप्त होने की संभावना है। चिल्लई कला यहाँ की 40 दिनों की तेज ठंड और लगातार बर्फबारी की अवधि मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश का मनाली ताजा बर्फबारी के बाद शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया है। यहाँ चारों तरफ बर्फ की परत जमी दिखाई दे रही है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। भारी संख्या में पर्यटकों की आवक से स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। 2 दिन से भारी हिमपात हुआ है यहाँ पे मनाली में। अब जो है 2 दिन के बाद जो है मौसम आज साफ है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मनाली में 2 दिन भारी हिमपात हुआ, अब मौसम बहुत क्लियर है। आज मौसम बिल्कुल साफ है। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद प्रशासन और बीआरओ द्वारा सड़क मार्गों की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। केलांग से अटल टनल के बीच का मार्ग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जितने भी पानी की स्कीम हो गए या फिर चाहे इरिगेशन के स्कीम हो गए, इसके लिए काफी फायदेमंद रहता है। इसमें थोड़े इश्यूज आए हैं, जैसे काफी रोड्स हमारे क्लोज हो गए थे, वो बीआरओ की मदद से हमने उसको स्टार्ट कर दिया, जो मेन रोड्स है। दिल्ली एनसीआर में रविवार से शीतलहर का कहर बढ़ गया है। लगातार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण देश के विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश के बाद आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उत्तराखंड के चमोली में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदियों के जलस्तर पर निगरानी के साथ ही सेना, आईटीबीपी और पुलिस सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे स्थित मशीनों व उपकरणों को सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी ने धौलीगंगा के जलस्तर को जांचा और जलस्तर को सामान्य पाया है। वहीं आम जनता से भी नदी किनारे जाने से पहले नदी का जलस्तर देखने की हिदायत दी है। वहीं चंडीगढ़ स्थित रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान की चेतावनी के बाद जिले में कार्यरत सभी जल विद्युत परियोजनाओं को इस संबंध में चेतावनी देकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली पुलिस द्वारा लगातार जो यात्री पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, उन्हें जो है उन्हें अवेयर किया जा रहा है इसके बारे में, और उन्हें बताया जा रहा है। और कुछ गाड़ियां जो है कल से हम लोगों ने जनपद में गोचर में ही रुकवाई है, ताकि वो लोग जो ऐसे सेंसिटिव जगह हैं वहाँ पे ना पहुँच सकें। उसके अलावा हमने लगातार जो है अपने अनाउंसमेंट कराए लोगों के लिए, और प्रॉपर जहाँ भी हमारी फोर्स है, जो हमारी डीडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, उनका उसी तरीके से डिप्लॉयमेंट कराया गया है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है। और जितनी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, एनटीपीसी, जेपी, टीएपीसी, आरबीएनएल, उनको भी अवगत करा दिया है और उन्हें निर्देश कर दिया गया है कि नदी के लेवल से थोड़ा अपना सावधान रखें, अपनी मशीनरी लेवल्स को,
और इसके अतिरिक्त जितने पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम सभी होटल वालों को और पर्यटकों को भी अनाउंसमेंट के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अपना सुरक्षित स्थानों पे बने रहें। नया साल भी आ रहा है तो सेफली सुरक्षित स्थानों में रह के नए साल को मनाएं। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है, वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ खास बातचीत में कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देश के विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश के बाद अब राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ रही है, जो आने वाले समय में और बढ़ेगी। उत्तर भारत को ठंड ने अपने आगोश में ले लिया है और लगातार सर्द हवाओं का दौर जारी है। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी लगातार ठंड बढ़ रही है। आने वाले दिनों में किस तरह की ठंड रहेगी और मौसम विभाग इसको लेकर क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय मैम हैं। मैम, जिस तरह से लगातार राजधानी दिल्ली की बात करें तो ठंड की ठिठुरन महसूस की जा रही है, किस तरह के बदलाव हैं, मौसम विभाग इसको लेकर क्या कहता है? अभी अगर देखते हैं, एक बहुत इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ नॉर्थ इंडिया के ऊपर से निकल चुकी है। इसका हम चेतावनी काफ़ी दिन से दे रहे थे और हुआ भी वैसे ही है। पहाड़ों में हेवी स्नोफॉल हुई है और प्लेन्स में ओलावृष्टि और थंडरस्टॉर्म्स और एक दो जगह में काफ़ी भारी वर्षा भी रियलाइज़ हुई है। जनरली होती है कि पश्चिम विक्षोभ निकलने के बाद हमारा नॉर्थ वेस्टर्ली स्ट्रेंथन होती है और जो बर्फीली हवाएं पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ आती है। मगर इस बार जो हुआ है कि जो विंड्स बहुत वीकन हो गया। वीकन होने के कारण से हमारा जो फॉग कंडीशंस है काफ़ी कम हुआ है और कोल्ड वेव का कंडीशन भी कम हुआ है, मगर कोल्ड डे कंडीशंस बढ़ चुकी है। उम्मीद है कि 2 दिन तक ऐसी रहेगी, मगर अगर विंड स्ट्रेंथन होगी और ये दिख रही है हमें मॉडल्स में परसों मॉर्निंग से होने की उम्मीद है, तो तभी हमारा जब ये फॉग, ये जो लो क्लाउड का लेयर हट जाएगी, तुरंत मिनिमम टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री का ड्रॉप होगा। जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, इसको लेकर मौसम विभाग कुछ अलर्ट जारी करता है। जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और ठंडी हवाएं और उसके बाद जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले नए साल में यानी कि जनवरी से ये ठंड और बढ़ेगी, इसको लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? हमने जारी किए हैं। कोल्ड डे का जो स्थिति है, जो कि दिन का तापमान के बेसिस पे है, वो हमने पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब और मध्य प्रदेश, इन सभी जगह में कोल्ड डे का स्थिति हमने वार्निंग जारी किए हैं 2 से 3 दिन तक के। और कोल्ड वेव का जो स्थिति है मेनली पहाड़ों में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बहुत बर्फबारी हुई है। ये थी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आने वाले दिनों में भी राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी रहेगा और जिस तरह से जो मौसम विभाग जिस तरह से अलर्ट किया है उसको लेकर कहें तो कोल्ड डेज की भी संभावना आने वाले दिनों में बनी रहेगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश विदेश से पर्यटक नया साल मनाने के लिए गोवा पहुंचे हैं। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए गोवा बीच और होटलों में कई मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैजेस्टिक ग्रुप के डायरेक्टर श्रीनिवास नाइक ने बताया कि नए साल पर ड्रोन से आसमान में लाइटिंग की जाएगी। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। 24-25 बहुत धूमधाम से मनाने के लिए बहुत सारी तैयारी की गई है और पूरे देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। गोवा पूरा का पूरा चौकर ब्लॉक फुल है एंड बहुत टूरिस्ट इस बार आए हुए हैं। हर वेन्यू ने अपने अपने सितारों को या परफॉर्मर्स को, आर्टिस्ट को बुलाया हुआ है। 31st नाइट और फर्स्ट नाइट को हमारी तरफ से ड्रोन शो भी है। पूरे पेंजिम के आसमान पे हम ड्रोन शो करेंगे, लाइट शो करेंगे। एम्स नई दिल्ली में ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट में कमी आई है। बीते 2 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि एम्स में मरीजों की सुविधा को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि एम्स में इमरजेंसी की बिस्तरों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए 200 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर यूनिट खोला जाएगा। एम्स AI सहित रोबोटिक सर्जरी की प्रशिक्षण के साथ गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता पर भी खास जोर दे रहा है।
ये रिपोर्ट देखिए। एम्स नई दिल्ली में ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट में कमी आई है। बीते 2 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि एम्स में मरीजों की सुविधा को बढ़ाया गया है। सर्जरी में 50%, आईसीयू में 40% और भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 34% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रेडियोलॉजी यानी सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे की सुविधा में 70% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लैब की सुविधा में 30% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये सुविधाएं मरीजों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। मरीजों को सस्ती और कैंपस में ही दवाइयां मिल सके, इसके लिए कैंपस में ही 4 अमृत फार्मेसी और 1 जन औषधि केंद्र खोला गया है। We got the #1 prize for highest number of ABBA IDs which we created through the ABDM mission. Almost 9 lakh as on today ABBA IDs have been created from All India Medical Sciences, and we got the first prize from the National Health Authority for this particular initiative which we have started. More than as on today 30,000 patients have been treated under under the Ayushman Bharat scheme, that is PMJ scheme. एम्स में 300 रुपये तक की जांच निःशुल्क है। साथ ही एम्स SBI कैशलेस कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। प्रदूषण को कम करने के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों के आने जाने के लिए शटल सेवाएं दी जाती हैं। बैटरी चालित ये गाड़ियां मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान करती हैं। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए 1516 बिस्तरों वाले 5 नए विश्राम सदन बनाए गए हैं। जल्द ही मरीजों के लिए वेटिंग एरिया बनकर तैयार होगा, जो एयरपोर्ट लाउंज की तरह होगा। पेशेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, इसका नाम दिया है संतुष्ट पोर्टल है। ये संतुष्ट पोर्टल है जिसमें पेशेंट का जो भी ग्रीवेंसेस है वो ऑनलाइन आ जाता है और एस्केलेशन होती है अगर उसका समाधान नहीं मिलता है। स्पेशली इन दी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एट जजर कैंपस इज टोटली पेपरलेस एंड वी आर प्लानिंग टू हैव कंप्लीट आवर ESU एंड कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी वार्ड सर्विसेज पेपरलेस शॉर्टली। एम्स में स्किन बैंक की शुरुआत की गई है। एम्स के कई विभागों को NABH का सर्टिफिकेट मिला है। एम्स अपने रिसर्च और इनोवेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ AI के जरिए इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए IIT दिल्ली के साथ एम्स का करार हुआ है। डॉक्टरों को रोबोटिक सर्जरी की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। कैंपस को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 1000 पेड़ लगाए गए हैं। देश के सभी एम्स को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े जाने की तैयारी चल रही है ताकि रेफरल सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी वॉर कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों को आंतरिक तथा बाहरी खतरों पर पैनी नजर रखने का आग्रह किया। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित समिति ने सोमवार को अपनी जांच शुरू कर दी। समिति ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता से मुलाकात की। समिति उसके परिवार और गैर सरकारी संगठनों से भी बातचीत करेगी। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ABVP से जुड़े छात्रों ने कहा कि आरोपी छात्रों का संबंध DMK के साथ है। आरोपी तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन के साथ तस्वीरों में कई बार दिखाई देता था। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अपील की कि वह कानून के मुताबिक दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और न्याय सुनिश्चित करें। BPSC अभ्यर्थियों के विरोध के मामले पर भाजपा नेता अजय आलोक ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभ्यर्थियों को निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव के कारण अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हो रहा है। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली।
यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले आज मैच के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 234 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट के रूप में नाथन ल्यों को 41 के स्कोर पर आउट किया। इसके साथ ही बुमराह ने पारी में 5 विकेट भी पूरे किए। बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 13वीं बार पारी में 5 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ देश के अंदर और देश के बाहर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। जहां एक ओर बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीएनपी ने चुनाव न कराने को लेकर अंतरिम सरकार के ऊपर हमला बोला है, वहीं देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई संगठनों ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगाई है। शेख हसीना की सरकार को रौंदकर गठित हुई अंतरिम सरकार के साथ बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी का हनीमून अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। शुरुआत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देश में फैली अराजकता की स्थिति को भरपूर अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन चुनाव को लेकर यूनुस के इरादे से बीएनपी में बेचैनी पैदा हो गई। बीएनपी अपने पसंदीदा ढांचे के तहत एक तेज चुनाव प्रक्रिया पर जोर दे रही है, जबकि यूनुस का प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की वकालत करता रहा है। दरअसल पिछले दिनों यूनुस ने मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 17 साल किए जाने की सिफारिश की थी। इस पर बीएनपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका सीधा मतलब है कि अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रही है। हाल में यूनुस ने 2025 के अंत और 26 की शुरुआत में चुनाव कराने के संकेत दिए थे। इस बीच बांग्लादेश में बढ़ते धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मद्देनजर बांग्लादेशी अमेरिकी हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के एक गठबंधन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। ट्रंप को भेजे गए एक ज्ञापन में समूह ने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा में मदद करने का आग्रह किया है। समूह ने ट्रंप से संत चिन्मय कृष्णदास की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। कृष्णदास के बारे में इनका कहना है कि उन्हें देशद्रोह के आरोप में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। समूह ने कहा कि बांग्लादेश के कट्टरपंथ की ओर बढ़ने का खतरा है, जिसका न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है। चिन्मय को 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच बांग्लादेश के हिंदू संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर अपने साथ होने वाले अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उधर बांग्लादेश के एक अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश पहुंचने के दावे को खारिज कर दिया है। ISPR के हवाले से अखबार ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के किसी प्रशिक्षण दल के ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश आने की खबर बिल्कुल निराधार है। अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है, जहां पहले से ही महिलाओं पर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को लेकर कई तालिबानी फरमान आ चुके हैं। वहीं अब तालिबान के ताज़ा फरमान ने यहां की महिलाओं की स्थिति को लेकर और चिंता बढ़ा दी है। तालिबान ने नए फरमान में घरों की खिड़कियां बंद करने और नए घरों में खिड़कियां न बनाने का फरमान जारी किया है। इस फरमान के निशाने पर भी देश की महिलाएं हैं। दुनिया से बड़े बड़े वादे कर सत्ता पर काबिज होते ही तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। खासतौर से महिलाओं के खिलाफ उनकी पाषाणकालीन नीति एक बार फिर झोली से बाहर निकल आई। दुनिया की परवाह किए बिना एक के बाद एक ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए जैसे महिलाओं की सांसों पर ही प्रतिबंध बैठा दिया हो। नया फरमान तो इतना खतरनाक है कि महिलाओं पर किसी की नजर न पड़ जाए, इसके लिए खिड़कियों पर ही पाबंदी लगा दी गई है। नया फरमान नई इमारतों के साथ साथ मौजूदा इमारतों पर भी लागू होगा। नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोस का कुआं और आम तौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य स्थानों को देखा जा सके। आदेश के पीछे तालिबान का अपना तर्क है। तालिबानी प्रशासन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फरमान को पोस्ट करते हुए लिखा कि रसोई, आंगन या कुएं से पानी भरते हुए महिलाओं को देखना अश्लील हरकतों को बढ़ावा दे सकता है।
नगर पालिका अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को निर्माण स्थलों की निगरानी करनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पड़ोसियों के घरों में देखना संभव न हो। तालिबानी आदेश में इमारत के मालिक के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर उनकी खिड़की से पड़ोसी की रसोई, दूसरी ऐसी जगह जहां से महिलाएं दिखती हों, तो उन्हें दीवार, बाड़ या स्क्रीन लगाकर उसे बंद करने का कोई तरीका निकालना होगा। दरअसल अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत में वापसी के बाद से लगातार महिलाओं के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। इससे पहले इसी महीने तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया था। वहीं इसी साल अगस्त में अफगान महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने और चेहरा दिखाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही कहा गया कि महिलाएं बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के प्रति तालिबान की नीति की लैंगिक भेदभाव बताया है। लेकिन तालिबान को न तो संयुक्त राष्ट्र की परवाह है और न ही वैश्विक समुदाय की। वो महिलाओं पर शरिया के नाम पर ऐसे कहर बरपा रहा है कि जिससे उनका वजूद ही खतरे में पड़ गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।